गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम हमारा लेसन 5 पढ़ रहे थे, सुमित विधिन। ये एक माउंटेन से रिलेटेड स्टोरी है जो एक मेजर है। उन्होंने जब माउंटेन पीक पे वो पहुँचे थे एवरेस्ट की, तब उन्होंने कैसा फील किया ये उनकी ज़ुबानी ही है। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरह से उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, किस तरह से उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस ने उनको हार्ड वर्कर बनाया, किस तरह से सारी चीज़ें वो अपनी डिस्क्राइब करते जाने अपने एक्सपीरियंस से। हम आगे देखते हैं। Even when getting down from the summit, once the physical exertion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. अब वो कह रहे हैं कि जब मैं वापस नीचे उतर रहा था उस हाईएस्ट पीक से, तो मेरे फिजिकल थकान जो थी, भाई जितना चढ़ना था उतना उतरना भी तो था, लेकिन मैं ये फील कर रहा था कि मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी थक नहीं रही है और मैं बड़ी खुशी से एक आनंद के साथ, एक खुशी के साथ में नीचे उतर रहा हूँ। लेकिन मैं उतरते उतरते अपने आप को पूछ रहा था कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा, क्या रीज़न है। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। तो वो कह रहे हैं कि मैंने क्या सोचकर, मैंने क्या विचार किया होगा और मैं उस इतनी ऊंची चोटी पर जाकर पहुंचा। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। और वो कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। कोई कहेगा कि ये तो हाँ कल की पुरानी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कुछ अचीव करते हैं, बहुत हार्ड वर्क से, बहुत मेहनत से कुछ अचीव करते हैं, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता, वो हमेशा ही लोगों के लिए इंस्पायरेबल बनता है। आपने जितने भी महान पुरुष होंगे उनकी जीवनियाँ पढ़ी होंगी, कभी ना कभी हमारी प्रेयर असेंबली में, टीचर से, घर पे, अपने बड़ों से, सबसे कुछ ना कुछ स्टोरीज तो कभी ना कभी उनकी सुनी होगी। तो वो कभी वेस्ट नहीं गई, वो सब हमें इंस्पायर करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हम भी उनके जैसे बने, हम भी कुछ अचीव करें। और लाइफ में अगर हमारा गोल है, हमारा एम बना हुआ है, हमारा लक्ष्य बना हुआ है ना, तो हम कुछ ना कुछ अचीव करने की एबिलिटी रखते ही हैं और हम अचीव कर भी लेते हैं। यस, अब यहाँ पर आते हैं। इट वॉज ऑलरेडी, ये पढ़ लिया। विद इन एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम अ मोर रिमोट। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ये तो पुरानी बात होती जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे बात पुरानी हो जाएगी। अब जो बातें पुरानी हो जाती है वो कहाँ होती है, यादों में, मेमोरीज में। एक बार ऐसा हुआ था, हम भी करते ना, एक बार हम वहाँ घूमने गए थे, वहाँ पर ऐसा, वो हमारी मेमोरीज होती है। लेकिन वो मेमोरीज कैसी होती है, बड़ी हैप्पीनेस वाली होती है, जो हमें खुशी देती है, एक अलग एक्सपीरियंस देती है। तो उस तरह, तो वो कह रहे हैं कि क्या वो मेरी मेमोरीज में धीरे धीरे फेड हो जाएगा, यानी धुंधला हो जाएगा। ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। और ये बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। वो ये सोचते जा रहे थे कि यही सारी चीज़ें लोगों के भी दिमाग में चलती होंगी जब वो पहाड़ों पे चढ़ते होंगे, या उन लोगों के माइंड में आती होगी जो पहाड़ों पे कभी भी नहीं चढ़ते हैं। और वो ये सोचते होंगे वो क्यों गया होगा इतना दूर, क्या ज़रूरत थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, या इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ने से क्या खुशी मिलती है। तो जो नीचे ज़मीन पर रहने वाले लोग होते हैं, अक्सर उनके दिमाग में ये बातें आती हैं। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। जो अक्सर करके लोगों से, जो माउंटेनियर्स होते हैं, उनसे पूछते होंगे कि क्यों तुम पहाड़ क्यों चढ़ रहे हो, क्योंकि वो पहाड़ है इसलिए चढ़ रहे हैं। एक सिंपल सा आंसर तो ये बनता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और चीज़ भी है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, मेन टेक्स डिलाइट इन overcoming obstacles. The obstacles is climbing a mountain are physical. अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी इंसान के लिए अगर चुनौती लेनी है तो इससे ज़्यादा बेस्ट थिंग नहीं है।
यानी कि पहाड़ पे चढ़ना उतना आसान नहीं है जितना कि पहाड़ पे चढ़ना है ये बोलना। आप बोल के तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अक्सर बच्चे बोलते हैं ना कि मैं ये भी कर लूँगा, पर जब एक्चुअल में वो एक्ट कब होता है? करने से। यानी कि जब आप उस काम को करने स्टार्ट करते हैं तब आपको ये पता चलता है कि वो काम करना उतना आसान नहीं है, या उस काम को करने में आपको कितनी तरह की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ सकता है। और स्पेशली माउंटेन चढ़ने में तो सबसे ज़्यादा फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। यानी कि फिज़िकली आप अगर स्ट्रॉन्ग है तभी आप माउंटेन पर चढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. एक पहाड़ पे चढ़ने का मतलब है आपका दृढ़ निश्चय होना, आपके अंदर से आपकी मन को पूरा स्ट्रॉन्गफुल करके चढ़ना, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है किसी पहाड़ पर चढ़ना। आप वहाँ पर आपके पास लेस फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पर आपके लिए कोई होटल्स नहीं बने होते रास्ते में जहाँ पर आप थक गए तो आप एसी रूम में जाकर अपनी एसी चलाकर आराम से सो जाएंगे। इस तरह की वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है। माउंटेन में आपको वाइल्ड एनिमल्स भी मिलते हैं, आपको कोई बेड नहीं होता, आपको पत्थरों पे भी सोना पड़ सकता है, कितने किलोमीटर्स बिना पानी के भी आपको सरवाइव करना पड़ सकता है। लॉट ऑफ जो डिफ़िकल्टीज़ है वो आपको माउंटेन क्लाइंबिंग के थ्रू फेस करनी पड़ सकती है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट इनहेरिटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और ये बताने की बात नहीं है कि जितनी भी फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है कि वो मेरे मन में भी नहीं आई होगी, मेरे मन में भी आई होगी, लेकिन फिर भी मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कोई भी डिफ़िकल्टी क्यों ना हो मैं उसका सामना ज़रूर करूँगा। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। और मेरे पास तो और ज़्यादा मोर पर्सनल आंसर भी था। पर्सनल आंसर यानी कि एक खुद का आंसर, ये तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आंसर दिए। उनका आंसर ये था, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्ट बाय माउंटेन्स। मैं बचपन से ही माउंटेन से अट्रैक्ट था। अट्रैक्ट यानी कि पहाड़ों को देखना, पहाड़ों पे चढ़ने के बारे में सोचना, उधर क्या होगा, उतनी ऊंची पर क्या क्या होगा, वहाँ से कैसा दिखाई देता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पर साइड से एक बहुत सारे क्वेश्चन एक चाइल्डहुड में ही उनके अंदर आते थे, और ये सारी चीज़ें वो बचपन से ही फील करते थे। I had been miserable lost when away from the mountain in the plain. अब जब माउंटेन से प्लेन पे आना है, यानी कि माउंटेन से उतर के ज़मीन पर आते थे, तो एक अलग ही फीलिंग आती थी कि यहाँ पे तो हर कोई चलता है या हर कोई आता जाता है। तो ऐसे में माउंटेन की अपनी एक अलग महत्ता होती है। माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a mean of communion with God. अब वो कह रहे हैं कि माउंटेन की एक अपनी ही सुंदरता होती है, एक अपनी ही ब्यूटी होती है। जहाँ पर चढ़ना, जहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक चैलेंज है, और एक बिलीफ भी है कि हमें माउंटेन जो जितना ऊंचा पहाड़ होगा वो हमें भगवान के उतने ही करीब ले आएगा। हो सकता है कि वहाँ से भगवान हमें थोड़े से और पास नज़र आए। ये तो कहने की बात है, लेकिन ये उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये यहाँ तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। वंस हैविंग ग्रांटेड से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हम लेसन 2 पार्ट 2 लाख के चूड़ियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पूरा पार्ट समाप्त हो गया था, जिसमें बदलू नाम का एक व्यक्ति और लेखक इन दोनों के मध्य वार्तालाप है, जिसमें बदलू नाम का जो व्यक्ति है वह किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके जीवन में किस प्रकार बदलाव आता है, वह कौन सा रोजगार करता है, वह क्या कार्य करता है इसमें, और मशीनी युग के आने पर व्यक्ति के आर्थिक रूप पर को किस प्रकार कमज़ोर कर दिया है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। लेखक
अपने मामा के गांव जाता। वहाँ पर बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता और वह लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता था और लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचता था। उसका व्यापार किस प्रकार, मुद्रा विनिमय न होकर के वह वस्तु विनिमय रखता था। और वस्तु विनिमय क्या है, मुद्रा विनिमय क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ प्रथम प्रश्न पर चलें हम, जिसमें प्रश्न दिया है पहला, बचपन में, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 देखें, जिसे बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। यहाँ 2 प्रश्न हैं। पहला तो था कि लेखक अपने मामा के घर क्यों जाता था, तो इसीलिए जाता था क्योंकि वह वहाँ पर उसे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर अपने फ्रंट में ही प्रथम पैराग्राफ में ही दे दिया है कि मुझे अपने मामा के घर गांव जाने का बड़ा चाव था, क्योंकि जब वहाँ से लौटता उसे क्यों चाव से क्यों जाता। तो प्रश्न अपना क्या है, 2 प्रश्न इसके बने हैं। लेखक मामा के घर चाव से क्यों जाता था। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट देखें, दूसरा क्वेश्चन, बदलू को मामा न कहकर काका क्यों कहता था। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि लेखक जब अपने मामा के घर बड़े चाव से क्यों जाता था और वह बदलू को बदलू मामा न कह करके काका क्यों कहता। तो फ्रंट में दिया गया है कि मुझे अपने, तो लेखक अपने मामा के घर जाता था, जिसे बदलू वो जो व्यक्ति था उसको मामा न कह करके काका कहता था और चाव से जाता। तो इन दोनों प्रश्नों का यही जवाब है, चाव से जाने का काम उसे। यहाँ उत्तर देख लेना, उत्तर नंबर 1 है ना, लेखक को ढेर सारी लाख की बनी गोलियां मिलती थी। ठीक, दूसरा, बदलू को मामा न कहकर काका क्यों कहता था। सभी, या इसका अपन इसका दूसरा उत्तर है, सभी बच्चे काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को मामा न कहकर काका कहता था। ठीक है, यहाँ से जोड़ देना। तो दोनों प्रश्न हो गए। यहाँ प्रश्न पहले फ्रंट में दे दिया है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था, यही था कि मैं वहाँ से लौटता, मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। दूसरा था, मुझे मामा के गांव का होने के कारण मामा कहना चाहिए था, लेकिन काका इसलिए कहता था क्योंकि उसे गांव के सभी बच्चे उसे काका कहते थे। तो ये दोनों प्रश्न अपने हल हो गए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा,
प्रश्न नंबर 2, जिसमें वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय देखो और वस्तु विनिमय क्या है। हमारा प्रश्न है वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, है ना, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन। जब वस्तुओं के बदले में, अभी हमारा वस्तुओं के बदलों में वस्तु नहीं मिलती है, पहले के समय में पैसा नहीं था लोगों के पास और सबसे का खाद्यान्न, है ना, किसी के पास चावल थे तो किसी के पास भरपूर मात्रा में गेहूं होता, किसी के पास जौ होता, किसी के पास दालें होती, तो विभिन्न प्रकार के वस्तुएं होती थी जो खान पान से लेकर के उनका ही आदान प्रदान। और सभी लोग कुछ काम, कोई जैसे कुम्हार मिट्टी का कार्य करता, मिट्टी के बर्तन उससे मिल जाते, तो कोई अनाज उगाता, अनाज वाला मिट्टी के बर्तन वाले को देता, मिट्टी वाला के बर्तन वह अनाज वाले को देता, इस प्रकार आदान प्रदान होता था। तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का जो लेन देन होता है वो वस्तु विनिमय के अंतर्गत आता है। और दूसरा हमारा एक है मुद्रा विनिमय। मुद्रा का अर्थ होता है पैसा। जब पैसे के बदले हम कोई वस्तु, जैसे बाजार में हम जाते हैं तो हमें जैसे चावल चाहिए, तो हम ऐसा नहीं है गेहूं दे करके चावल लाते हैं, हम क्या करते हैं, हमें, क्योंकि उन दोनों का मूल्य अलग है, जब हम 25 रुपये लेके जाएंगे तो हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं ले आएंगे और चावल चाहिए तो चावल ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि चावल को बेच करके गेहूं लाया जा सके, क्योंकि उनका मूल्य के बराबर मूल्य नहीं है। पहले के समय में क्या होता था कि 1 किलो गेहूं दे दो 1 किलो चावल आ जाएगा, क्योंकि उसी भरपूर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में अनाज होता था। तो वस्तु विनिमय चलता था। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, अभी उसी का दूसरा प्रचलित पद्धति। अभी वर्तमान में प्रचलित पद्धति कौन सी है, हम सब जानते हैं प्रचलित पद्धति है मुद्रा विनिमय, अर्थात धन लेके जाओ, पैसा लेके जाओ और वस्तु को खरीद कर ले आओ। जो प्रचलित पद्धति है वह मुद्रा विनिमय, पहले था हमारे वस्तु विनिमय। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हमारा हल हुआ। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। प्रश्न है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो देखो, हम जो पहाड़ी पढ़ रहे थे लाख की चूड़ियाँ, जिसमें उसका पारंपरिक पैतृक पेशा है, पैतृक रोजगार है कौन सा, लाख की चूड़ियाँ बनाने का। लेकिन वह लाख की चूड़ियाँ हैं जो मशीनी युग के आने से कांच की चूड़ियों का महत्व बढ़ने लगा, जिसके कारण लाख की चूड़ियाँ लोग कम पसंद करते हैं, कम पहनते हैं, जिसके कारण आज जो आम जनजीवन जीने वाला है, जो रोजगार करने वाला है, उसका रोजगार छिन गया। जैसे आज हम देखते हैं कि कुम्हार को ले लिया जाए, जो अभी दीपावली के अवसर पर विभिन्न त्योहारों में दीपक बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, हम उसके पास 100-200 रुपए का भी सामान ले करके हम बाज़ारों में जाते हैं, हज़ारों रुपए लूट कर आते हैं। प्लास्टिक के दिए बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कांच से बने हुए हैं, जो उनका सौंदर्य बहुत निराला है, लेकिन वास्तविकता में हम उन सौंदर्य के वशभूत होकर के हज़ार रुपए खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा आम जनजीवन जो था, रोजगार था, जिसका पैतृक पैसा था, आज हम रोजगार भी देखते हैं, उसकी जाति से नहीं, आज रोजगार से व्यक्ति पहचाना गया है। पहले जो व्यक्ति, जो जातिगत स्वभाव था, जो किसान का काम था खेती करना, खेती करता था, आज किसान होटल भी चलाता है ना। आज कुम्हार का कार्य था मिट्टी के बर्तन बनाना, आज लोहे का काम भी करता है। तो विभिन्न प्रकार के रोजगार से व्यक्ति पहचाना गया है, ऐसा नहीं है, जिसके कारण वह लेखक चाहता है कि, जिसके कारण लेखक, तीसरा प्रश्न है जिसमें लेखक चाहता है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों ने हस्तकला उद्योग से रोजगार के अवसर
छीन लिए हैं। तो क्या था प्रश्न हमारा, यही था कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कितने हाथ काट दिए मशीनी युग ने हस्तकला उद्योग करने वाले। जो मशीनी युग ने, तीसरा है हस्तकला, हस्तकला उद्योग करने वाले लोगों के हाथ काट दिए हैं। अर्थात उनके रोजगार, हाथ काटना अर्थात ऐसा नहीं है कि उनके हाथ काट दिए, हाथ काटना उनका रोजगार को छीन लिया गया है, क्योंकि आज मशीनी युग से जो कलात्मकता आती है वैसी हाथ से बनी हुई वस्तुओं से नहीं आती। प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें बदलू के मन में कौन सी व्यथा लेखक से न छिपी रह सकी। बदलू के मन में व्यथा थी कि वह जो उसका रोजगार था वह छीन गया था, जिसके कारण उसके लाख की चूड़ियों से अतिशय प्रेम था और कांच की चूड़ियों से द्वेष भावना थी, जिसके कारण वह लाख की चूड़ियों को लेकर कांच की चूड़ियों के प्रति जो द्वेष भावना थी, इसके कारण ही उसके मन में यही व्यथा उसके हृदय में थी, जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी, क्योंकि उसने लाख की चूड़ियों की प्रशंसा की। अंत में कहा कि क्योंकि लाख की चूड़ियाँ जो प्रशंसनीय है, लेकिन आज के इस युग में लाख के चूड़ियों के जगह कांच के चूड़ियों ने अपना स्थान ले लिया है, क्योंकि उनका सौंदर्य अत्यधिक होता है और कम कीमत में उसे ले लिया जाता है, जबकि मेहनत अधिक होने का। अंत में 5वां प्रश्न है हमारा, मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदला हुआ। तो मशीनी युग आने से बदलू का रोजगार छीन गया। वह जो कार्य करता था, उसकी लाख की चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता, वह उसका रोजगार ठप हो गया, बंद हो गया। उसके जनजीवन में वह जो उसके पैतृक पेशा था, पिता द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्य कर रहा था, वह कार्य भी छीन गया। तो क्या हो गया, 5वां है रोजगार छिन गया उसका। ठीक है, उसका पूरा लेसन पढ़ने के बाद, पूरा पाठ पढ़ने के बाद आपको इससे बहुत से पॉइंट नजर आएंगे, जिसके आधार पर अपन मूल बिंदु तो यही है, उसका रोजगार छिन गया। लेकिन इसके अलावा भी उसके पास अन्य कौन कौन से थे, उसके घर में और कौन सा कार्य करता था, उसके घर में क्या था, है ना। 1-2 हमने पाठ पढ़ा जिसमें भी दिए गए हैं कि वह आम का बाग भी लगाता है, उसके वहाँ पर जो लेखक गया था उसको भी वह, और ग्रामीण क्षेत्र का होने के कारण पशुपालन भी करता था। तो बहुत से कार्य उसने किए हैं, लेकिन हार कर भी अंत में एक पैराग्राफ दिया था, जिसमें दिया था कि जो जमींदार की बेटी का विवाह हुआ था और जमींदार की बेटी के विवाह के अवसर पर जमींदार उसे बहुत कम कीमत देने के तैयार था, जिसके कारण जो उसने दुल्हन का जो जोड़ा तैयार किया, चूड़ियाँ लाख की बनाई थी, अंत जोड़ा, वो भी देने से इनकार कर दिया। और हार कर भी, क्योंकि वह मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, क्योंकि ऐसा जीवन होने के बाद भी उसने अपने महत्व को, अपने जीवन को यूं ही समाप्त न होने दिया और अपने जीवन में धैर्य बनाए रखा। और कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था उसका व्यक्तित्व, जो कि आसानी से टूट जाए। इस प्रकार अपना यह पूरा अध्याय समाप्त होता है। इसमें भी एक प्रश्न अंत में दिया गया है भाषा की बात में, जिसमें बदलू को किस बात से चिढ़ होती थी, कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता था, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। इस पंक्ति से भी लेखक बदलू के जीवन में किस प्रकार की व्यथा और मनोदशा को प्रकट होते देखा गया है, किस प्रकार का व्यंग्य, उसके बारे में वर्णन किया गया। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, एक तो फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए बोला था, तो आज हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखना ध्यान से, इसको सबसे फर्स्ट तो रीड करना है कि क्या दे रखा है। अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर विद अ tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeters is required to cover 100 such suitcase? मतलब 100 सूटकेस पर कितना टारपोलिन यूज़ होगा, कितना टारपोलिन मीटर यूज़ होगा, ठीक है। अब उसकी विथ दे रखी, विथ मीन्स वही ब्रीथ 96 सेंटीमीटर की उसकी ब्रीथ दे रखी है, और 100 सूटकेस पर कितना टारपोलिन क्लॉथ
यूज़ होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर सूटकेस का एरिया फाइंड करना होगा, कि जब तक सूटकेस का एरिया फाइंड नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर हमें कितना टारपोलिन क्लॉथ की ज़रूरत है, क्योंकि जब उसको पूरा कवर अप करना है ना, क्लॉथ से कवर अप करना है। जैसे ये सूटकेस है, उसको कवर अप करना है आपको। अब सूटकेस भी कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड। कैसे पता लगा आपको, कि इसमें 3 दे रखे, मतलब इसमें 3 डायमेंशन दे रखे, एक तो लेंथ, ब्रीथ। अगर तीनों सेम होते तो वो क्यूब शेप का होता, बट इसमें तीनों डिफरेंट दे रखे थे, इसका लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। क्लियर। तो इसमें ये दे रखा है आपको, जैसे एक नॉर्मल आप क्यूबॉइड सूटकेस तो नहीं बनाना है, यहाँ पर एक सिंपल सा क्यूबॉइड शेप का ही बना दो आप, ठीक है। पेंसिल से इसको ड्रॉ करना। तो यहाँ पर जैसे लेंथ दे रखी है आपको 80 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सूटकेस ही समझ लो इसको, ये दे रखा है आपको इसमें, इसे ये 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और ये आपके हो जाएगी, और 48 आपके ब्रीथ हो गई, ठीक है। और 24 सेंटीमीटर इसकी आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। एल, बी और एच, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रीथ, हाइट। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इस सूटकेस का एरिया फाइंड करेंगे, और यहाँ पर हमें 100 सूटकेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहले हम एक का तो फाइंड करें, कम से कम एक का फाइंड करेंगे, फिर उससे हम 100 का, किसका जितने भी सूटकेस हैं वो सब इसी मेजरमेंट हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सूटकेस का एरिया। तो यहाँ पर लिखोगे, पहले इसमें दे रखी कि लेंथ ऑफ, सब आपको बराबर लिखना है यहाँ पर क्लियर, लेंथ ऑफ सूटकेस कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ब्रीथ ऑफ सूटकेस, ये आपको लिखना है, ब्रीथ ऑफ सूटकेस कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हाइट हो जाएगी इसके, हाइट ऑफ सूटकेस कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जैसे हम एरिया फाइंड करें सूटकेस का, तो टीए से ही, क्योंकि पूरा कवर अप करेगा वो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, सॉरी यहाँ पर टीए से वही टोटल सरफेस कर दो, इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। इसे हम 1 सूटकेस का फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, 1 सूटकेस का, तब जाके 100 का फाइंड करेंगे। तो 1 सूटकेस का फाइंड करेंगे पहले, एरिया ऑफ सूटकेस। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया है, तो 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, वैल्यू पुट ऑन करो, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट ऑन कर रही हूँ मैं, तो 2, फिर क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी, 80, फिर बी की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने, 48, फिर प्लस किया, फिर 48 बी की वैल्यू, फिर बी की हाइट कितनी दे रखी थी, 24, फिर प्लस किया मैंने, फिर यहाँ पर 24 है, और यहाँ पर इंटू 80, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 सा कितने हो गए, 8 8 सा 64, यहाँ पर 6 कैरी, 8 4 सा 32 और 6, सॉरी 38 और एक 0, कितना आ गया, 3840, 32 और 6 38, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस, अब 48 का 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मैं रफ में कर रही हूँ, 48 का 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 4 8 32, 4 8 32, और यहाँ पर हो गए 4 4 16, 16 और 3 19 हो गए यहाँ पर, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपके 9, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और 15 1152, कितना आ गया, 1152। अब इसको प्लस करेंगे हम, इसको प्लस कर लो, 24 इंटू 8 करो, ठीक है। यहाँ पर 24 इंटू 8 करना है। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 32, 3 कैरी, और 8 2 16, 16 और 3 100
19 और लास्ट में एक 0। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड भी करना है हमें यहाँ पर, तो मैं इसकी स्टेप यहाँ लिख रही हूँ। ये डायग्राम बनाना है आपको नोटबुक में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इन तीनों को ऐड करना है हमें। कितना? इन तीनों को ऐड कर दो आप। अब इसमें देखो, सबसे फर्स्ट 2 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 2 और 5 कितने हो गए? 7 और 4 11 का 1 कैरी। ठीक है, 9 और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 10 और 9 19 का 9 1 और 1 2 3 और 3 6। तो कितने आ गए? 6912। और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है? हमें 2 से करना है। किससे करना है? हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 2 2 4। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 9 से करेंगे 18 और 2 का करेंगे 12 और 1 13। तो 1 सूटकेस का एरिया कितना आ गया? 13,824 एरिया। किसका है? 1 सूटकेस का। तो 100 तो लिख देना नाउ। तो 100 सूटकेस का कितना हो गया एरिया? सॉरी, TSA ऑफ 100 सूटकेस। 100 सूटकेस का एरिया कितना हो गया? 100 इंटू 1 का इतना दे रखा है, तो 100 का कितना हो जाएगा? 20 यूज़ हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये दे रखा है जिसे 1 पे जितना टारपोलिन क्लॉथ यूज़ होगा, क्योंकि सब जितने भी सूटकेस थे वो सब कितने सेम मेजरमेंट के ही थे, तो 100 पर हमें यूज़ करने। अब उसकी विड्थ दे रखी है, जैसे आपकी टारपोलिन क्लॉथ है तो उसमें लेंथ तो ब्रीथ, उसमें हाइट तो आएगी नहीं, क्योंकि सूटकेस को डायरेक्ट हमें सूटकेस क्या हमें क्लॉथ को ऊपर मतलब पूरा पैक करना है ना ऊपर, तो नीचे तो आएगा नहीं, मतलब पूरा पैक करना है, तो इसमें लेंथ और ब्रीथ ही आएगी। इसमें लेंथ और ब्रीथ मतलब इसमें एक तो विड्थ आएगी, विड्थ मतलब वही ब्रीथ और लेंथ आ जाएगी। और यहाँ पर ये दे रखा है कितना मीटर लेंथ ज़रूरत है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखोगे आप कि एरिया ऑफ टारपोलिन, क्या एरिया ऑफ टारपोलिन, एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल्स टू 100 एरिया ऑफ 100 सूटकेस, कि इसका जो एरिया होगा वही हो जाएगा। अब इसमें देखना एरिया ऑफ 100 सूटकेस, अब यहाँ पर देखना एरिया ऑफ टारपोलिन दे रखा है। अब 100 सूटकेस हमने 1 का फाइंड कर दिया और 100 का भी फाइंड कर दिया। अब यहाँ पर इसकी ब्रीथ दे रखी है, जैसे L इंटू बी, अब L हमें फाइंड करनी है और यहाँ पर दे रखा है इसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ मीन्स ब्रीथ, और इसमें एरिया कितना आ गया 100 का 13, ये कितना दे रखा था, ये इसका एरिया दे रखा है। तो कितने मीटर चाहिए, कितना मीटर चाहिए, तो लेंथ फाइंड करनी है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विथ, मतलब कितना मीटर्स हमें चाहिए, तो L इंटू विथ की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 96। ठीक है, अब इसको हम बाई टी भी कर देंगे, तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब आप डायरेक्ट 96 की टेबल से इसको कट करो या फिर 12 की टेबल से, किसी भी टेबल से इसको कट कर सकते हो आप। तो डायरेक्ट हम 12 की टेबल से कट करके देखें कितने आते हैं, तो 12 की टेबल से ये कट किया मैंने, कितना आएगा ये 8। ठीक है, 8 टाइम तो ये हो गए। उसके बाद 12 की टेबल से ये कट करके देखते हैं, ये हो जाएगा आपके 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पर 1 रिमेनिंग रह गया, उसके बाद 18 और 12 के टेबल या फिर से 1 हो गया, कितने रह गए 62, 5 टाइम फिर 2 और 24 2 टाइम और 00 और। ठीक है, इसको कट किया तो ये कितने आ गए 1,50,200।
अब 8 के टेबल से ये कट करके देख लो, डायरेक्ट कटता है 8 के टेबल से, ऑब्वियस कट ही जाएगा ये, ठीक है। तो एल यहाँ लिख रही हूँ मैं, एल इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये कटता नहीं करता देखो 8 के टेबल से, एक बार इसको कट तो कर देते, यहाँ पर 8 के टेबल से देखना कितने टाइम कटेगा, 1 टाइम 8, फिर कितने रिमेनिंग रह गए 3, 35, यहाँ पर रह गए आपके 4, 32, 3, 32, हाँ कट गए 4, ठीक है, और 00, 14,400 टाइम कट गया 8 के टेबल से। और अब एल इक्वल्स टू कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया। जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो इसका जो एरिया था वो 100 सूटकेस का जो एरिया होगा वो इसका एरिया हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसकी मतलब कितने मीटर क्लोथ चाहिए, तो यहाँ पर हमें इसका मतलब हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करनी थी, हमें लेंथ फाइंड करनी थी, और लेंथ फाइंड करनी है तो यहाँ पर सेंटीमीटर ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपके, अब यहाँ पर सेंटीमीटर है और हमें मीटर में आंसर चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और इसका आंसर आ गया 144 मीटर। इसका मतलब कितने मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है, मतलब लेंथ फाइंड कर ली तो इतना मीटर क्लॉथ हमें यहाँ पर टारपोलिन जरूरत है। तो नीचे एक लाइन लिख देना, सो टारपोलिन क्लॉथ टू रिक्वायर कवर 100 सूटकेस इक्वल्स टू 144 मीटर। क्लियर, स्क्वायर नहीं लगाएगा बिकॉज एरिया नहीं फाइंड किया हमने। तो आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने नया लेसन स्टार्ट किया था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देखा था कि मिनरल की डेफिनेशन क्या होती है, और इसको मैंने आपको नोटबुक में लिखने के लिए भी बोला था, और आपको लर्न भी करना है। मिनरल की डेफिनेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट जो लाइन थी, एनी नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस हैविंग अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। इसके बारे में अपना क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने समझाया था आपको कि हमारे यहाँ पर जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवन। अनइवन का मतलब असमान है, कहीं पर बहुत ज़्यादा मात्रा मिले हुए हैं, कहीं पर बहुत कम मिले हुए हैं, कहीं पर नहीं के बराबर मिले हुए हैं। और ये जो मिलते हैं हमको 2 जगह से मिलते हैं, स्पेशली इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर से, और दे रखा था आपको ओशन बेड्स, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ से कंटिन्यू करना था, देयर आर डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स अंडर विच द मिनरल्स आर फॉर्म्ड। क्या दे रखा है, देयर आर डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरमेंट, अलग अलग प्रकार का कह सकते हैं जियोलॉजिकल जो एनवायरमेंट होता है उसके अंदर मिनरल्स का फॉर्म यानी कि मिनरल्स बनते हैं। अब कैसे बनते हैं मिनरल्स, ये देखते हैं अपन। दे आर फॉर्म्ड नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये मैंने आपको फर्स्ट जब डेफिनेशन समझाई थी वहीं पर अपने एक वर्ड आया था नेचुरली। क्या आया था, नेचुरली, यानी कि क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। दे आर फॉर्म्ड नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई भी इंटरफेस नहीं होता है, यह नेचुरली बनते हैं। मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड सॉल्युटिबिलिटी, एज ऑल्सो ऑन बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो क्या दे रखा है इसमें, जो भी मिनरल्स होगा उसको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं। हर किसी को भी हम बताते हैं, किसी पर्सन के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, यानी कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं। तो अब इसमें भी दे रखा है कि कलर कैसा है, डेंसिटी उसमें घनत्व कितना है, हार्डनेस वो कठोर है, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। इन सभी बेस के ऊपर हम बताते हैं कि हमारा केमिकल किस टाइप का है, क्योंकि हर कोई भी जो चीज़ होती है उसके आप ज़्यादा नहीं तो 2 पार्ट तो मान ही सकते हो, अच्छी क्वालिटी और एक क्वालिटी जो अच्छी नहीं होती है, जैसे मानते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो केमिकल की जो प्रॉपर्टीज़ बताएंगे पर्टिकुलर जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कोल के बारे में, कोल के 4 टाइप्स होते हैं, और सबसे लास्ट टाइप का जो कोल होता है वो होता है पिट टाइप का, उसको हम ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हैं और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो या अब हमने जो वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 4 टाइप्स के जो कोल बताए हैं, उसमें फर्स्ट लिग्नाइट टाइप का बताया,
और लास्ट जो हमने बताया पी टाइप का, ये चैप्टर आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो अब वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि हम कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी बता रहे हैं तो किस बेस पे बताएंगे, कलर के बेस पर, डेंसिटी, हार्डनेस, सोल्युबिलिटी। अंडरलाइन कर देना, चारों पॉइंट हो सकता है पीछे आपके क्वेश्चन आए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस बेस पर, केमिकल कैसा है ये बताया जाता है। तो आपको यहाँ पर 4 बेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब दे रखा है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। उससे पहले अपन यहाँ पर डू यू नाउ दे रखा है, उसको देख लेते हैं। द सोल्ट इन द फूड यू ईट एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर मिनरल्स, ठीक है। आपका जो सॉल्ट, नमक जो हम खाते हैं डेली खाने में, वो भी मिनरल्स के अंदर आता है, जिसको हम जो कह सकते हैं खारे पानी की जो झील होती है, जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान में भी है सांबर, आपने नाम सुना होगा, जयपुर में है सांबर झील, पंचपदरा बाड़मेर में है, लूणकरणसर, जो ऐसी खारे पानी की जो झीलें हैं वहाँ से निकाला जाता है। अब उसमें भी ये होता है कि जो नमक निकाला जा रहा है, जो सॉल्ट निकाला जाता है, उसकी क्वालिटी कैसी, वो खाने योग्य है या नहीं। अब खाने योग्य नहीं है तो उनका फिर दूसरा यूजेस होता होगा। जो भी बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, जैसे रंगाई का काम है, जो कपड़ों के ऊपर रंग करते हैं, कलर जो करते हैं, उसके अलावा छपाई का है, आपके लेदर का जो वर्क किया जाता है, उसमें भी नमक का यूज़ आता है, ठीक है। तो उसके लिए जो अच्छी क्वालिटी का जो नमक नहीं होगा, जो खाने के योग्य नहीं है, उनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में लिया जाता है। उसके अलावा ग्रेफाइट आप सब जानते हो, आपकी पेंसिल जो होती है, पेन पेंसिल की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी जो नॉर्मल पेंसिल होती है, और पेन पेंसिल के अंदर भी जो लीड डालते हैं वो किसकी बनी हुई होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं देखो। देयर आर मोर देन 3000 मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ सरफेस। देखो क्या दे रखा है, हमारी अर्थ के सरफेस पर कितने मिनरल्स है, 3000, उससे भी ज़्यादा, यानी कि काउंटिंग नहीं है पर्टिकुलर के इतने ही हैं, मोर देन 3000 यानी कि 3000 से भी ज़्यादा हमारी पृथ्वी की सतह पर मिनरल्स हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स। अब क्या दे रखा है, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन, उनकी रचना के आधार पर, उनकी संगठन के आधार पर कि किस प्रकृति से वो बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, उसके आधार पर मिनरल्स को 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। देखते हैं इसकी टेबल। मिनरल्स, अब मिनरल्स को 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। आपको अपने नोटबुक में ऐसी टेबल बनानी है जैसे आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। मिनरल्स के 2 पार्ट कर रखे हैं, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स का मीन्स क्या होगा, मेटेलिक का मीन्स होता है धातु, ठीक है। ऐसे मिनरल्स जिससे हमको कोई ना कोई मेटल प्राप्त होता है, उसको अपन मेटेलिक मिनरल्स बोलेंगे। और ऐसी धातु है, ऐसे मिनरल्स जिससे हमको कोई मेटल नहीं मिलता है, उसको अपन नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेटल्स को वापस क्या कर रखा है, 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। मेटेलिक जो है फेरस और नॉन फेरस। फेरस के अंदर भी है, ये फेरस को बोलेंगे लोह धातु, लोहे की जो भी धातु अपने को मिलती है, अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपका क्लियर होता जाएगा। और नॉन फेरस जो अलोह होती, हिंदी में क्या बोलते हैं, अलोह होती, ठीक है। अब देखो दे रखा है इसमें, आपको ये फाइंड करना है, थिंग्स यू सी इन यूर एवरीडे लाइफ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, लिस्ट आउट एनी 5 पिन मिनरल्स यूज्ड इन ईच। आपको अपने आसपास हम हमारे डेली के लाइफ में कौन कौन से मिनरल्स यूज़ करते हैं, ऐसे कोई भी 5 मिनरल्स के बारे में आपको बताना है। अब कुछ बच्चों के माइंड में तो बहुत मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हम क्या मिनरल्स यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम हमारी एवरीडे की जो लाइफ है उसमें हम डेली कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स। एक तो सबसे फर्स्ट आप क्या आया, अभी भी आप अपने हाथ में पेंसिल लेकर बैठे होंगे, पेंसिल में ग्रेफाइट है, वो क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। आप नमक खाते हो, हमेशा हम खाने में खाते हैं, तो वो भी एक मिनरल्स है। 2 तो आपको मिल गए यहाँ पर, और अपन देखते हैं कौन कौन से। तो आपको ऐसे 5 नेम्स मेंशन करने हैं, ठीक है। Types of minerals, metallic minerals, the minerals that contain metal in raw form are metallic minerals. Underline करना इसको, सबकी definition आपको learn करनी है। The minerals that contain metal in raw दे रखा है यहाँ पर, जिसमें हम जिससे हमको कच्चे रूप में, रो का मतलब कच्चा रूप कह सकते हैं, जिसको मेटल मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, मेटेलिक मिनरल्स कहेंगे। Metals are hard substance that conduct heat and electricity and have a luster or shine. क्या दे रखा है, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस, कठोर होते हैं, एंड कंडक्ट, जब वह बिजली से और गर्मी से क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं, हैव अ लस्टर, तो उसमें क्या आती, चमक आती है, ठीक है। ऐसे मिनरल्स होते हैं। दे आर ड्यूक्टाइल एंड आर जनरली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है यहाँ पर, दे आर ड्यूक्टाइल, यानी कि ये जो खनिज होते हैं
अब ये मिनरल्स जो अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको खींचने पर, जिसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हो, तो कुछ विद्युत के सुचालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं, ऐसा आता है उसमें साइंस में। तो यहाँ पर भी यही दे रहा है डक्टाइल, यानी कि ऐसे मेटल्स जिनको अपन आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। जनरली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। देखो ये किसके अंदर मिलती है, हमने 7th क्लास में लेसन पढ़ा था टाइप्स ऑफ रॉक, उसमें 3 टाइप्स की रॉक दे रखी थी आपके, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तो हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था। इग्नियस रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, वोल्केनो जब इरप्शन होता है और उसमें जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है, जब वह ठंडा हो जाता है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उससे क्या बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं। उससे जो लेयर्स बनती है वो मिनरल्स, वो इग्नियस टाइप के अंदर आएगी। और इग्नियस टाइप के बाद जो सेकेंड पोजिशन आती है वो मेटामॉर्फिक, यानी कि क्या होगा, जब वेदरिंग ऐसी नेचुरल फोनेमेंट्स होंगी, जैसे बहुत तेज बारिश आना, भूमि में कटाव होना, भूमि में वृद्धि होना, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ऐसी जो प्रॉब्लम होगी उससे कौन सी चट्टानें बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगी। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बाद आपकी आती है सेडिमेंट्री रॉक्स आती है, ठीक है, वो टाइप्स आगे आएगा आपके। तो यहाँ पर ये जो मेटल्स अपने को मिले हैं वो ऑलमोस्ट किस प्रकार की रॉक से मिले हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर फ्यू एग्जाम्पल्स। मेटेलिक मिनरल्स कैन फर्दर बी सब क्लासिफाइड एज फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। क्या दे रखा है अब यहाँ पर, इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको अंडरलाइन कर दो कौन कौन से एग्जाम्पल है। जब आप इसके नोट्स बना रहे हो, टेबल लिख रहे हो, तो मेटेलिक के यहाँ पर आगे ही आप मेंशन कर देना। आपका रजिस्टर का पेज इतना सफिशिएंट होता है कि आप उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो मेटेलिक करके आप उसमें ये जो आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज, ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर देना। जैसे ही हम नॉन मेटेलिक का पढ़ेंगे तो नॉन मेटेलिक के एग्जाम्पल, फेरस के एग्जाम्पल और नॉन फेरस के एग्जाम्पल आप यहाँ पर कंप्लीट कर देना। इससे जो नेक्स्ट दे रखा है फेरस मिनरल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है। मेटल और नॉन मेटल में मैंने आपको कल वर्क में दिया था एलिमेंट्स के सिंबल और उसकी टेबल आपको लर्न करनी है, ठीक है। उसमें से आगे वाली टेबल दी थी मैंने आपको सिर्फ मेटल की। आज उसके नेक्स्ट पेज जैसे आपने टर्न किया ही होगा, आई थिंक, तो टर्न करते ही आपको नॉन मेटल्स की टेबल दिखेगी, उसको आज आपको लर्न करके आना है, ठीक है। आई होप आपने मेटल के सिंबल वगैरह सारे आपने आज देख के आए होगा। मैंने ये टेबल आपको होमवर्क में दी थी, आपको इसको नोट्स में भी बनाना है, एज वेल एज लर्न भी करना है, ठीक है। मोर अबाउट एलिमेंट्स हम पढ़ चुके थे। अब आपको अपनी पेंसिल उठानी है और यहाँ से कुछ अंडरलाइन करना है। वी कैन डिफाइन इट एन एलिमेंट, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस बाय फिजिकल मीन्स और केमिकल मीन्स और इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अंडरलाइन करो यहाँ पे। ये जो आपकी 2-4 लाइन्स जो मैंने कल आपको क्लास में रिमेनिंग पढ़ा दी थी और यहाँ से छोड़ दिया था, अब इसको पढ़ने से बेटर है आप यहाँ से इसको अंडरलाइन करो। इसका कंक्लूजन या इसकी डेफिनेशन मेनली यहाँ पे ही एंड होगी। एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो एलिमेंट उस चीज़ को बोल सकते हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, जो फिजिकल, केमिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस, इन तीनों में से कोई सा भी प्रोसेस आप कर दो उस सब्सटेंस के ऊपर, वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ को हम, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कॉल करेंगे, एलिमेंट। ये अंडरलाइन कर देना। फॉर एग्जांपल, आयरन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल, केमिकल मीन्स एंड हेंस इट इज एन एलिमेंट। एग्जाम्पल दिया है इसमें कि एक आयरन को आप समझ लो, आयरन एक एलिमेंट है जिसको आप फिजिकल और केमिकल मेथड से या केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से आप उससे न्यू सब्सटेंस अराइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गई इसका एग्जाम्पल। सिमिलरली कार्बन, लीड, गोल्ड एक्सेट्रा आर सम अदर एलिमेंट। देयर आर 150 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। अंडरलाइन करना, अभी तक के 115 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड कर लिए गए। Amongst these elements, 92 elements are naturally occurring and 23 are man-made element। उसमें से 92 जो है वो नेचुरली हमको मिल जाते हैं मिनरल्स के साथ वगैरह, और 23 जो है वो एलिमेंट मैन-मेड है, ठीक है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल, यानी किसी अदर 2 एलिमेंट को मिक्स करके बनाए। द एलिमेंट
नॉन मेटल एंड 7 मेटेलॉइड्स एंड 90 मेटल। आपकी सारी लाइन क्लियर होती है ना। आपको यहाँ से ये पॉइंट लिखना है। सबसे पहले तो एलिमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। आप ये अंडरलाइन कर चुके होंगे। एलिमेंट की डेफिनेशन के बाद आपको लिखना है ये लाइन, ये वाली, देयर आर 115, अंडरलाइन कर देना आप, फिर याद नहीं रहेगा। 115 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार, ये सेकंड पॉइंट बन जाएगा डेफिनेशन के बाद। थर्ड पॉइंट ये 92 एलिमेंट्स बना, 23 जो है वो मैन मेड है, ये बन जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट आपका बनेगा द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू, एलिमेंट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ठीक है, उसमें से 18 जो है वो नॉन मेटल है, 7 जो है वो मेटेलॉइड्स है एंड 90 मेटल्स है। यानी सबसे ज़्यादा कौन है? मेटल्स। अब मेटल की बात करें तो ऑल मेटल्स किस फॉर्म में होते हैं? तो सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको नोट बनाना है या आप स्टार बना के इस पॉइंट को लिखो कि जनरली सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं एक्सेप्शन मरकरी और गैलियम। मरकरी और गैलियम जो होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। मरकरी जो होता है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी कहाँ होता है? जो थर्मामीटर के अंदर भरा हुआ होता है, जिसको आप हाई टेम्परेचर पे अगर उसको आप फिक्स करते हो तो वो फटाक से ऊपर चलता है, वो मरकरी। तो मरकरी और गैलियम दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे एलिमेंट है जो मेटल होने के बाद भी किस फॉर्म में जनरली रहते हैं? लिक्विड फॉर्म में। ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बाकी जनरली देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मतलब ये कि अगर आयरन की बात करें तो वो रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। हाँ, अगर आप उसको हीट करते हो तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड पोर्शन, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सब मेटल्स एंड देयर सिंबल दे रखे हैं, आप इसको पढ़ के आ रहे हो, फिर भी हम रिवाइज कर देते हैं। सोडियम को Na सिंबल दिया जाता है, पोटेशियम को K सिंबल दिया जाता है। इनके नेम कुछ अलग होते हैं इसलिए ये सिंबल दिया जाता है। मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, फेरस बोलते हैं। कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर Cu, क्यूप्रस बोलते हैं इसलिए Cu है। जिंक Zn, एल्यूमिनियम Al, गैलियम Ga, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, गोल्ड को Au बोलते हैं। प्लेटिनम, गोल्ड का G O नहीं करोगे, ठीक है। प्लेटिनम का Pt, मरकरी का Hg, टीन का Sn, लीड का Pb और यूरेनियम का ये 20 वो एलिमेंट्स हैं जिनके आपके यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं। सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं इसलिए यहाँ पर Na सिंबल लगा है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके सिंबल मिल जाते हैं, आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स की टेबल दी हुई है और उसके सिंबल दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे दे रखा है और साथ में उसका स्टेट भी दे रखा है, किस स्टेट में वो रहते हैं। नॉन मेटल देयर सिंबल फिजिकल स्टेट, ठीक है। हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल सारी क्या होती है? जनरली गैसेज होती है। किस फॉर्म में होगी? जनरली गैसेज फॉर्म में होगी। अगर उसको आप कंडेंस करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। या जैसे हाइड्रोजन H गैस फॉर्म में, नाइट्रोजन N गैस, ऑक्सीजन O गैस, क्लोरीन F गैस, क्लोरीन यहाँ पर गैस फॉर्म में, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr सबके सब गैस फॉर्म में। जीनॉन Xe गैस फॉर्म में, रेडॉन भी गैस फॉर्म में जिसका सिंबल है R और पीछे वाला लिया L। ब्रोमीन Br लिक्विड फॉर्म में होता है, ये याद रखना। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में। कार्बन C सॉलिड फॉर्म में होता है। सल्फर कार्बन जब O के साथ कंबाइन हो जाता है तब वो गैस बन जाता है, CO2, तब वो गैस फॉर्म है। लेकिन अकेला कार्बन, हर एक चीज कार्बन से बनी हुई है तो वो सॉलिड है। सल्फर S सॉलिड, फास्फोरस P सॉलिड, सेलेनियम सॉलिड, आयोडीन I सॉलिड और एस्टेटाइन AT सॉलिड, ठीक है। ये सारी टेबल आपको आज लर्न करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये टेबल बनानी भी है नोट्स में और लर्न भी करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? हम नॉन मेटल की टेबल पढ़ने के बाद अभी क्या पढ़ रहे हैं? मेटल की प्रॉपर्टी को शुरू कर रहे हैं। यू माइट हैव सीन द वर्किंग ऑफ गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ। हैव यू एवर नोटिस दैट दे फर्स्ट हीट द मेटल टू रेड हॉट बिफोर बीटिंग देम इनटू द डिजायर्ड शेप? Would you expect a similar change on beating a log of wood? Let's try to find out this performing a simple activity. मतलब ये कि आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ
जो ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार वगैरह होते हैं ना, जो लोहे का काम करते हैं, और गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड का काम करते हैं, यानी उनसे ऑर्नामेंटल बनाते हैं। जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं, व्हील्स बनाते हैं लोहे की, बहुत सारी चीज़ें आयरन से बनी होती है। तो आपने देखा होगा, यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में लिखते हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपने देखा होगा हर चीज़ को बनाने से पहले ये हर चीज़ को हीट करते हैं। हीट क्यों करते हैं? ताकि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, राइट। और सॉलिड से लिक्विड बनने के बाद उसको वापस कूल डाउन करके उसको नया डिफाइनेड शेप देते हैं। तो इसलिए पहले हीट किया ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, और फिर उसको कूल डाउन करके उसको न्यू शेप देते हैं। तो डिफाइनेड शेप देने के लिए हर एक एलिमेंट या हर एक मेटल को वो क्या करते हैं, गरम करते हैं। गरम करने के बाद बीट करते हैं, ठीक है, देन इनटू डिजायर्ड शेप। बीटिंग यानी पीटना। Would you expect similar change on beating of log of wood? Let's try to find out this by performing a simple activity. एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे कि जैसे आप एक गोल्ड से बनी हुई चीज़ और आयरन से बनी हुई चीज़ को आप पीट रहे हो, या उसको बीट कर रहे हो, या उसको हॉट कर रहे हो, गरम मेल्ट कर रहे हो, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या आप ऐसा काम गुड़ के साथ कर सकते हो? गुड़ को आप पीटो, गुड़ के पीसेस करो, या गुड़ को बर्न करो, उसको हाई टेम्परेचर में डालो, क्या उससे आप दूसरी चीज़ बना सकते हो? नहीं। गुड़ का फर्नीचर भी बनाते हैं तो उसको जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको टेम्परेचर का काम ही नहीं है, बस उसको तो कट डाउन करके शेप दे दो अलग अलग। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है, एक्टिविटी क्या समझाऊँ मैं आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि गुड़ के साथ हम ये चीज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डिफरेंट मेटल एंड शोइंग मेलेबिलिटी लिखा है। मेलेबिलिटी क्या होती है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी। किसी भी मेटल को इतना ज़्यादा बीट करना, बीटन इनटू थिन शीट, मेटल्स बीटन इनटू थिन शीट, कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मेटल को पीट कर उनसे पतली शीट बना दी जाती है, उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। यहाँ से अपनी एक्टिविटी आप खुद पढ़ोगे, मैं इसको आप पे छोड़ रही हूँ। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा बल किसे कहते हैं। धक्का देना या खींचने को हम बल कहते हैं। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करते हैं, उठाना, खींचना, धक्का देना, है ना, प्रहार करना। तो इस प्रकार अनेक क्रियाएं करते हैं, तो उन क्रियाओं के फलस्वरूप हम बल लगाते हैं। अब बल कब लगता है? बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। अन्योन क्रिया यानी कि बल एक ही वस्तु पर नहीं लगता, जब दो क्रियाएं आपस में होती है। अब दो क्रियाएं आपस में कब होती है कि मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, जैसे चित्र पॉइंट 11.2 में, ठीक है ना। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? अब कार भी खड़ी है और आदमी भी खड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिक कार में गति आएगी? नहीं। जब दो क्रियाएं आपस में कार्य करेगी, ठीक है ना, तभी गति आ जाएगी। अब आदमी को कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। अब मान लीजिए अब आदमी क्या कर रहा है, कार को धक्का लगा रहा है, जैसे 11.2 के अंदर, जैसे 11.2 में है ना, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। अब बल कब लगा? जब इस व्यक्ति ने उसके ऊपर क्रिया की, उसको धक्का दिया, कार को धक्का दिया, तब कार ने गति दी। तो कहने का मतलब जब दो क्रियाएं या दो वस्तु आपस में कार्य करती है तो अब बल लगता है। अब स्थिर था तब कोई बल नहीं लगा, फिर बाद में उसने धक्का लगाना प्रारंभ किया तो उस दिशा में उसने गति करनी शुरू कर दी। ध्यान दीजिए कि कार की गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाना पड़ा, है ना, धक्का लगाते रहना होगा। अगर उसको गति देनी है तो उसको धक्का लगाते रहना होगा। अब देखिए आगे की क्रियाएं। चित्र 11.3 में तीन स्थिति दर्शाया। पहले देख लीजिए 11 पॉइंट के अंदर एक स्थिति, कौन किसे धक्का दे रहा है, एक दूसरे को दे रहे हैं। दूसरी स्थिति में एक दूसरे को खींच रहे हैं, और तीसरी स्थिति में एक बैल है और एक आदमी है जो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, यानी कि ये आदमी चाह रहा है मैं लेकर इसको जाऊं। अब देखिए तीन स्थितियां हैं, ठीक है, जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है?
आप आसानी से पता लगा सकते हैं कौन किसको खींच रहा है या धक्का दे रहा है। अब 11.3 ए में दो लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं देती। जबकि 11.बी में जैसे देखिए इसमें लड़कियों का युग्मक एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे। फिर 11.3 सी में देखिए गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए, जैसा ये कार्य कर रहे हैं ना उसी प्रकार ये भी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगाती है। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू है? अब वहाँ पर तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, बल। अब यही स्थिति क्या गाय और इस व्यक्ति पर है? तो इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में, कितनी वस्तु में, दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। इस प्रकार दोनों वस्तु के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या लगता है, बल। अब देखिए बल की खोज भी, क्रियाकलाप हम करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग क्या है कि कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, उसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। कोई भारी संदूक या मेज टेबल वगैरह कुछ भी ले लीजिए, भारी चीज। अब उसको क्या करना है, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। अब पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक तो गति करेगा नहीं, उसको गति लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको धक्का देना पड़ेगा। क्या आप इसे खिसका पाते? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। उसी दिशा में, जैसे ये देखो नंबर ए, आप धक्का दे रहे हो, भारी है, आप अपने दोस्तों को भी बुलाइए और उसको भी कहिए कि आपको उसी दिशा में आपको क्या करना है, धक्का देना है, जैसा ये दे रखा है। तो अपने मित्र के किसी से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे, जैसा चित्र में दे रखा। अब इसको आप खिसकाना आसान है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? पहले आप अकेले थे, धक्का दे रहे थे, बल ज़्यादा लग रहा था। अब आपने किसी दोस्त को बुला दिया धक्का देने के लिए, आपको बल कम लगाना पड़ रहा है, तो ये खिसकाना आपके लिए आसान हो गया। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले, जैसे चित्र पॉइंट बी में देखिए। अब देखो आप इधर हो और वो इधर है, क्या करना है, अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले। क्या वस्तु गतिशील होती? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? अब देखिए पहले दोनों लगा रहे, आसानी से लग रहा है। अब एक इधर है और एक इधर। अब जिसमें ज़्यादा ताकत है, जिसमें ज़्यादा पावर है, यानी कि जिसमें ज़्यादा बल है, वो उसकी दिशा में गति कराएगा। अब इनमें से देख ले, जिसमें ज़्यादा पावर होगा वो उसके हिसाब से खिसकाएगा, ठीक है। जिसमें पावर कम है तो वह नहीं खिसका पाएगा। क्या आपने कभी रस्सा कशी का खेल देखा? रस्सा कशी का खेल खेलते हैं ना, रस्सी होती है, दो चार जने उधर होते हैं, दो चार जने इधर होते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं। जिसमें ज़्यादा पावर होगा, बल होगा, उसकी ओर रस्सी नहीं आएगी, वो जीत जाएगा। तो इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती है। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करती है। कभी कभी रस्सा बिल्कुल खिसकता है। क्या यह चित्र जैसे 11.3 में ना अपन ने देखा था ना, बी में दर्शक की स्थिति के समान नहीं है। जैसे अपन ने देखा वो क्या नाम है, गाय और आदमी वाला, आदमी उस गाय को खींच कर जा रहा है। तो जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अतः वह खेल में विजयी हो जाती है। जो ज़्यादा बल लगाएगा क्या करेगा, सबको गिरा देगा और वो जीत जाएगा। ये उदाहरण बल के बारे में सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं। अतः अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में, अब जैसे 11.2 वाला अपन ने देखा था, ये वाला 11.2 में जब आप और अपने मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला, क्या हुआ, दोनों ने मिलकर एक ही दिशा में धकेला, क्या हुआ, आसानी से खिसक गया, दोनों का बल जुड़ गया। यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में बल कार्य करते तो इस पर लगाने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, जैसे अपन 11.2 में देखा था। क्रियाकलाप 11.2 में आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे, तो आपने क्या देखा कि दोनों एक दूसरे में, जिसमें ज़्यादा पावर होगा वो उसकी तरफ होगा। इसी प्रकार हमने सीखा कि
एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा बराबर हो सकता है। एक बल दूसरे से छोटा या बड़ा, अब इनमें से जिसमें ज़्यादा पावर होगा वो ज़्यादा खिसकाएगा, तो इसमें से एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है। यानी कि एक बल दूसरे से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय उसके परिमाण पर से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। इसका देखिए, अब आगे वाली क्रियाएं देखिए। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या कर सकता है? वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकता है? तो इसके लिए भी हमें एक प्रयोग करना है, अवस्था परिवर्तन। अब देखिए कैसे, क्या है। रबड़ की एक गेंद लीजिए, उससे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। कंक्रीट की फर्श पर रख लिया हमने, किसको रख लिया? रबड़ की गेंद को, है ना। रबड़ की एक गेंद लीजिए, उसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। पहले क्या करना है आपको? समतल सतह पर उसको धक्का देना है, जैसे 11.6 के अंदर दे रखा, देखिए ये, ठीक है। क्या गेंद की गति में समतल सतह पर धक्का देंगे तो क्या गेंद में गति आती है? गतिशील गेंद को फर्श से धक्का दीजिए, क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। हम गेंद को धक्का देंगे तो उसके अंदर गति निश्चित ही आएगी। जब गेंद को गति देंगे तो उसके अंदर गति आएगी। गतिशील गेंद, गेंद में गति आ जाती है। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। अब जैसे गति कर रही है तो उसको फिर से धक्का देंगे, क्या होगा? फिर गति करेगी, है ना। तो क्या गेंद में गति आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होगा? या बढ़ती है या घटती है? तो गतिशील गेंद को हम धक्का देंगे तो वह और गति करेगी, तो इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होगा। या बढ़ती या घटती? तो बढ़ेगी। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। अब आपको उसको क्या करना है? उसके सामने हाथ को रख लेना है। अपनी हथेली को गतिशील के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। आप जैसे गेंद को स्पर्श करती है, आप क्या करना है? अपना हाथ हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? या क्या यह बढ़ती है या घटती? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोकते तो क्या होगा? ठीक है ना। तो आप इस प्रकार की अन्य स्थितियों पर भी विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। पेनल्टी किक होती है ना, उस समय क्या करता है? खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में होती, वो खाली पड़ी रहती है। फिर खिलाड़ी आता है, उसको किक मारता है तो बॉल गतिशील हो जाती है। तो किक लगने पर गेंद पहले विराम अवस्था में होती है, अतः इसकी चाल शून्य होगी। लगाए गए बल से गेंद को गोल की ओर गति प्रदान होगी। जैसे ही वो किक मारेगा तो गोल की ओर वह गति करेगी। मान लीजिए कि गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपकता है या उछलता है, तो इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगने का प्रयत्न करता है, जिसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है, यानी कि गोल होने से बचा सकता है। अब क्या करेगा? गोलकीपर जैसे ही बॉल आएगा उसको क्या करेगा? रोकने का प्रयत्न करेगा, ठीक है ना। तो गतिशील बॉल को वह रोकने का प्रयत्न करेगा। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाएगी। जैसे ही वो क्या करेगा? बॉल को मारेगा, है ना। बॉल को मारेगा तो गोलकीपर क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ेगा तो उसकी जो गति होगी वह शून्य हो जाएगी। तो ये प्रक्षेपण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदल सकती है, ठीक है ना। तो आपने किक मारा है तो गोलकीपर बीच में आकर उसको रोक देता है, और रोक देता है तो उसकी गति कैसे क्या कर देता है? शून्य कर देता है। तो अब उसको रोकने में सफल हो जाते हैं। तो बल द्वारा उसकी चाल बदल सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाएगी। अगर गति की दिशा में है तो क्या होगा? उसकी चाल और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी विपरीत लगाए जाने वाले वस्तु की चाल कम हो जाएगी। तो ये आज आपने जो देखा है, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो यह क्रियाकलाप आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके उसको याद कर लेना। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन प्रश्नावली 9 पढ़ रहे हैं, द्वितीय व्यंजक एवं सर्वसनी का, जिसके अंदर प्रश्नावली 9.5 चल रही थी, जिसमें मैंने आपको सवाल नंबर
2 पूरा बता दिया था। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल का तीसरा देखिए। सवाल का तीसरा देखिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सरल समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, सरल समीकरण का उपयोग करना है। सवाल नंबर पहला आपको करना है, दूसरा और तीसरा में बताना। देखो सवाल नंबर दूसरा देखिए, xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपको कुछ सरल समीकरण नजर आएगी। यहाँ पे आपको देखना a प्लस b, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये सरल समीकरण नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे सरल समीकरण क्या होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये a हो गया और ये हो गया b, बीच में प्लस का प्लस, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू xy, इसके बाद b की वैल्यू 3z, ठीक है। a और b की जो वैल्यू है वो सूत्र के अंदर आपको रखनी है। ध्यान से देखना, हमें a का मान रखना है a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर, क्लियर। a का मान कितना है, x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर रखना है, तो a स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू a इंटू b, a कितना है x स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटू b कितना है 3z, ये 3z, ठीक है, प्लस का प्लस b स्क्वायर, b कितना 3z, यहाँ 3z का होल स्क्वायर, क्लियर। क्या कर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हल करो। ये इसका जो है दोनों क्या ऊपर आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ संख्या का गुणा करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 2 इंटू 1 2, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, यानी 2 का गुणा 2 से करेंगे 6 और x y z का गुणा करेंगे x y और z। इसी प्रकार लास्ट में करेंगे प्लस ये स्क्वायर जो दोनों के ऊपर आएगा 3 स्क्वायर और z स्क्वायर, हल करो। ये x स्क्वायर का x स्क्वायर, y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 6xy z प्लस इनका स्क्वायर क्या है 9 और z स्क्वायर का z स्क्वायर, ये आपका क्या है फाइनली आंसर। इसके अंदर अपन ना कुछ जोड़ सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। इसी तरीके से अपन आगे देखना, सवाल नंबर तीसरा देखना है सीधा। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, a माइनस b का होल स्क्वायर की सर्व संख्या लगानी है। यहाँ पे मैं सर्व संख्या लगा रहा हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर की सर्व संख्या क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सर्व संख्या लगेगी क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। ध्यान से देखना, a का मान यहाँ पे क्या है 6x स्क्वायर, a बराबर 6x स्क्वायर, उसी प्रकार b का मान कितना है यहाँ पे 5y, ठीक है। a और b के जो मान है वो आपको सूत्र के अंदर रखने हैं। ध्यान से देखना, मैं रख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मैंने खंड बना दिया, उसके अंदर आपको मान रखने। देखो यहाँ पे a स्क्वायर, ये कितना है 6x स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र का स्क्वायर है और a का मान कितना है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ठीक है। माइनस का माइनस 2 इंटू a, ये कितना 6x स्क्वायर इंटू b कितना है 5/28 प्लस b का स्क्वायर, ये कितना है 5 का स्क्वायर, क्लियर। अब आपको क्या करना है, हल करना है। ध्यान से देखना, ये स्क्वायर जो दोनों के ऊपर आएगा, यहाँ पे 6 के ऊपर क्या आएगा और यहाँ पे जब स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर आएगा तो क्या आता है, दोनों घातों का गुणा, 2 का 2, ये जो स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा गुणे में आ जाएगा। ध्यान रखना, जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आता है तो दोनों घातों का क्या होता है गुणा, माइनस, अब गुणा 2 इंटू 5 करेंगे प्लस, अब सॉरी 2 इंटू 6 को 6 की 12 5 क्या 7, ठीक है। तीन संख्या यहाँ पे 2 भी है, 6 भी और 5 भी, तो 2 भी 12 8 बजा 7, ठीक है। 7 ये x स्क्वायर का x स्क्वायर और y का गुणा करेंगे x स्क्वायर y, ठीक है। अब प्लस ये स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर आएगा, 5 को ऊपर आएगा और y के ऊपर भी आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आगे को 6 का स्क्वायर का ऊपर 6 का स्क्वायर क्या आएगा 6 इंटू 6 36 और x का 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है x की घात 4, ठीक है। 36 x की घात 4 माइनस 7 x स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाए, क्लियर। आगे देखो, ये हो गया सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर 4 देखिए, इसी कंडीशन में सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है,
2/3 m इसके साथ है, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस 3/2 n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ना n जहाँ बीच में वो सेंटर में नहीं है, वो ऊपर ही रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के पीछे आगे अपन देख सकते हैं, देखो ये हो गया a और ये हो गया b, ये होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा यहाँ पे, ध्यान से लिखना a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखना a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे रखेंगे अपन 2/2m/3, इस बराबर b का मान कितना है यहाँ पे 3n/2, यहाँ पे लिखना 3n/2, a और b की जो वैल्यू है वो क्या होगा इस सूत्र में रखूंगा, ध्यान से देखना, a स्क्वायर माइनस और प्लस 2 into a into b प्लस b का स्क्वायर, क्लियर। देखो a और b के मान मैं इस सूत्र के अंदर रखा हूं, a स्क्वायर ये कितना है 2m/3, यहाँ 2m/3, क्लियर, प्लस का प्लस 2 into a into b, ये कितना है 2m/3 into b, ये कितना है 3n/2, अब प्लस का प्लस b स्क्वायर, ये कितना है देखो 3n/2, यहाँ पे b की जगह रखूंगा 3n/2। अब क्या करूंगा आगे देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। ये इस पार्ट में 0 के ऊपर आएगा, 2 के ऊपर भी आएगा, m के ऊपर भी आएगा और 3 के ऊपर भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन से बाहर निकालो, प्लस अब देखो इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ये 2 से 2 कट गए, ये 3 से ये 3 ऊपर वाले कट गए, और क्या बचा देखो ऊपर क्या बचा 2m n, और कुछ बचा नहीं बचा, यहाँ पे लिखूंगा 2m n, और कुछ नहीं बचा, इधर देखना आगे ये स्क्वायर और 3 के ऊपर आएगा, 3 के ऊपर आएगा, n के ऊपर क्या आएगा और 2 के ऊपर भी आएगा। आगे देखो हम बताओ 2 का स्क्वायर क्या है 4, n का स्क्वायर m स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 2mn, आगे देखना प्लस 3 का स्क्वायर को 9 n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इसको अगर आप नीचे बटे में ले जाकर इसको हल करें तो भी हम कर सकते हैं, बाकी आंसर आपका यही रहेगा, ठीक है। इसी तरह आगे देखो सवाल नंबर 6 आपको करना है, 5वां पॉइंट वाला वो भी आपको ही करना है, कुछ भी नहीं है। आगे देखो सवाल नंबर 4 देखिए, सरल कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 4 तो नया करता हूँ स्टार्ट, सवाल नंबर 4 क्या रहेगा, सरल कीजिए, आपको सरल करना है। जिसके अंदर सवाल को पहला देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सवाल को पहले समझना है, फिर अपन को हल करना है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो दिख रहा है इसका ये है होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ निकालना है कि a माइनस b का होल स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि ये a है ये b है, माइनस का माइनस, ये होल स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सूत्र क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a की जगह a स्क्वायर रखूँगा, b की जगह क्या रखूँगा b स्क्वायर, ठीक है। ये जो a स्क्वायर और b स्क्वायर जो मान हैं, a और b के मान जो है a स्क्वायर b स्क्वायर उस सूत्र के अंदर रख लेंगे, क्लियर। a की जगह रखना है a स्क्वायर, ठीक है, b की जगह रखना है b स्क्वायर। देखो मैं a और b की जगह a स्क्वायर b स्क्वायर इसके मान रख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर, क्लियर। अब ये क्या है, a का स्क्वायर, सूत्र का स्क्वायर लगा देंगे। अब a के अंदर मान रखना है यहाँ a, ये a का मान मैं रख रहा हूँ इसके अंदर, देखो a का मान कितना है a स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2 into a, a का मान कितना है a स्क्वायर into b का मान कितना है b स्क्वायर प्लस प्लस स्क्वायर का स्क्वायर लगा हुआ b का मान कितना है b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब घात को तो घात और दोनों घातों का क्या करेंगे आपस में गुणा, देखना यहाँ पे 1 की घात 2 की घात a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी घात को तो घात की जो दोनों घातों का क्या होगा गुणा, माइनस अब गुणा तो यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर और कर दे तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस घात को तो घात है तो दोनों घातों का गुणा, ये की घात क्या हो जाएगी 2 into 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखिए इसी कंडीशन में सवाल नंबर दूसरा देखिए, चौथे का सवाल नंबर चौथे का दूसरा क्या किया है, चौथा सवाल चौथे का दूसरा
2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सवाल बड़ा है, इसको समझना। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा देखा जाता है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम नहीं है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम होते ऐसा होता, तो ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस का है, ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या माइनस का कट जाता है, जीरो आंसर आ जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, इसके दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग है। अब देखो इसके अंदर अपने चाहो तो इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो। इस या तो a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर दो स्टेप्स होता है। तो जिसके अंदर सबसे सिंपल क्या है, देखो इस पूरे को मैंने मान लिया a और इस पूरे को मैंने मान लिया b। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोष्टक a प्लस b कोष्टक बिंदु a माइनस b। ठीक है, इसको मैं हल कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले a बराबर आपको क्या रखना है, 2x प्लस 5। इसी प्रकार b बराबर आपको क्या रखना है, 2x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया a का मान और ये हो गया b का मान। ठीक है, ये माइनस सूत्र का है और ये स्क्वायर सूत्र का है। ठीक है, a और c की जो है उसके अंदर रखना है। देखो मैं रख रहा हूँ सबसे पहले a प्लस b कितना है, कोष्टक में कितना 2x प्लस 5 कोष्टक में प्लस b का मान कितना है 2x माइनस 5 कोष्टक प्लस। ठीक है, बिंदु वहां पर बड़ा कोष्टक a और b का मान देखो, a का मान कितना है 2x माइनस 5 2x प्लस 5 सॉरी ये माइनस का माइनस, b का मान कितना है 2x माइनस 5 2x माइनस 5 बराबर ये हो गया a प्लस b a प्लस b a माइनस b। अब मैंने इसको कोष्टक में क्यों रखा, उसका कारण है, मैं डायरेक्ट कर देता तो यहाँ पे समस्या हो जाती है। देखो कैसे थोड़ा सा 2x प्लस 5 ये प्लस का है, फोटो का कैसा कैसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है 2x माइनस 5 का, यानी 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5 जैसे कैसा हो जाएगा। परंतु यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर मैं खोलता हूँ तो क्या होगा 2x प्लस 5 आगे वाला कैसा कैसा रहेगा, जैसे कि माइनस वाला है माइनस कोष्टक के आगे माइनस है तो क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस के 2x क्या हो जाएगा माइनस के 2x और ये माइनस के 5 क्या हो जाएगा प्लस के 5। ध्यान रखना कभी भी कोष्टक के बारे में माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले सभी बदल देता है। ध्यान रखना 2x प्लस का है 2x प्लस का कितना हो गया 4x और 5 प्लस के और 5 माइनस के कर दिया 0, ये 5 से 5 करके 0 इनटू इधर देखना 2x प्लस का 2x माइनस का कर गए 0, ये 5 प्लस का और 5 प्लस का कितना हो गया 10। अब दोनों का गुणा करो 4x इनटू 10, 4 का गुणा में 10 से गुणा किया जाएगा 40 और x का x ही आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार चर्चा सवाल के अंदर दूसरा सवाल अपना हो चुका है। आगे जो है बाकी वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आपको आपके लिए जो सवाल रखे हैं बाकी वो आपको अपने घर पे हल करने हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अपना लेसन भारतीय संविधान इसको कंटिन्यू रखते हुए जैसे कि अपन ने थोड़ा सा मैंने बेसिक दिया था अपने भारत के संविधान के बारे में कि हमें हमारा संविधान किस प्रकार से तैयार हुआ था, किन किन लोगों को कितनी बैठकें हुई थी, कितना समय लगा इसको, किन किन ने कौन कौन से प्रस्ताव रखे थे, कौन कौन सी मांगे रखी थी, है ना, उनको पारित करवाया। ये सारी चीज़ें हमने एक बेसिक नॉलेज के तौर पर हमने पढ़ा था। अब अपन आते हैं अपने लेसन की तरफ। मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आपको, हो सकता है आपने प्रश्न भी किए होंगे और जो मैंने नोट्स उतारने के लिए बोला आपने उतार लिए होंगे। ठीक है, नहीं उतारे हैं तो भी एक बार फिर से वीडियो देख करके आप कर लेना ये वाली चीज़। अब आता है हमारा भारतीय संविधान। संविधान के बारे में देखते हैं अपन। देखो इसके अंदर दिया हुआ है आपको एक फुटबॉल के मैच के या गेम्स के माध्यम से, यानी कि जिस प्रकार से गेम्स के अंदर खेलों के अंदर जो नियम बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उस खेल को व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने के लिए अगर इसमें रूल्स नहीं होंगे तो इसमें क्या है दोनों टीमों के बीच में अशांति फैल सकती है। उसी प्रकार से देश को भी यानी कि संविधान इसलिए बनाया जाता है, उसमें कानून बनाया जाता है लोगों के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए उसमें रूल्स होते हैं, यानी कि उन नियमों के अनुसार उन लोगों को चलना पड़ता है जिससे कि समाज में या देश के अंदर किसी भी प्रकार की अराजकता या अशांति नहीं फैले। इसके लिए क्या किया जाता है, संविधान का निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है यह खेल पैरों से संबंधित, फुटबॉल के खेल के बारे में बताया गया है कि जैसे कोई फुटबॉल का गेम जो है वो क्या है पैरों के
माध्यम से खेला जाता है, यानी कि जितने भी खिलाड़ी होंगे उसके अंदर गोलकीपर को छोड़ करके, गोलकीपर क्या करेगा, वो पैर से भी टच कर सकता है, हाथ से भी कर सकता है, या किसी अन्य अंग के माध्यम से भी बॉल को रोक सकता है ना। परंतु जो दूसरे जो खिलाड़ी होते हैं वो इस चीज को नहीं कर सकते, वो पैर से खेलना है तो फुट से ही खेलेंगे ना। अगर उसने हाथ लगा दिया तो वो फाउल हो जाएगा या उसको आउट कर दिया जाएगा। फुटबॉल को एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को बाहर से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी की बाहर गेंद को छू जाती है तो इसका फाउल या उसको गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा उसको, यानी कि वो रूल्स के खिलाफ है। अगर ये रूल्स नहीं बनाया जाए तो दोनों टीमों के अंदर क्या होगा, मतभेद होगा, अशांति फैलेगी और वो गेम कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसी तरह से हॉकी या क्रिकेट के खेलों के भी कुछ नियम तय होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने के लिए अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच का फर्क पता चलता है। जिस प्रकार से जैसे कि गेम्स के अंदर, खेलों के अंदर नियम बनाए गए हैं, उसी प्रकार से समाज के अंदर भी कुछ नियम तय किए जाते हैं अपने स्वरूप को संरचित करने के लिए। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वह नियमों को आम सहमति के आधार पर तय किया जाता है। बहुत से समाज होते हैं जिसमें कि अलग अलग समुदाय बहुत सारे एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम यानी कि जनता की सहमति से तय किए जाते हैं। आधुनिक देशों में ये सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे कि संविधान कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वे दस्तावेज या वे डॉक्यूमेंट जिसमें कि विभिन्न प्रकार के नियम एवं कानून जो कि सरकार भी माने, जनता भी माने, समाज भी माने, जबकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न समाजों के लोग निवास करते हैं, उन सभी लोगों को इस चीज को मानना आवश्यक होता है। यानी कि कह सकते हैं कि वे दस्तावेज जिनके अंदर कानून एवं नियम संबंधी जो बातें जो है वो लिखित रूप में मिलती है, जिसका संग्रह उसमें मिलता है, वो हमें कहलाता है संविधान। और किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें लिखित कानून एवं नियम जरूरी होते हैं। अगर वो नियम एवं कानून नहीं होंगे तो व्यक्ति यानी कि देश के अंदर क्या होगी, अराजकता फैलेगी, अशांति फैलेगी ना, देश अपना व्यवस्थित एवं शांतिपूर्वक नहीं चल पाएगा। इसलिए बहुत से देशों के अंदर क्या किया जाता है, संविधान का निर्माण किया जाता है। देखो लिखित रूप में जैसे कि जिस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे कि उनका एक व्यक्ति है, राजा है ना, वो व्यक्ति उस संविधान में लिखा हुआ है कि राजा है वही राज करेगा, या फिर उसके पश्चात जैसे कि राजा जिंदा है जब तक तो वो राज करेगा, और राजा की मृत्यु के पश्चात क्या है कि उसका जो पुत्र होगा वो क्या होगा, गद्दी पर बैठेगा। किसी संविधान के अंदर ये चीज लिखी हुई होती है, और किसी संविधान के अंदर जैसे कि लिखा हुआ होता है कि इस देश की औरतें हैं जैसे कि गाड़ियां नहीं चलाएगी ना, गाड़ी नहीं चलाएगी, तो ये उस संविधान में लिखा हुआ है तो नहीं चलाएंगी। अगर उन्होंने चला लिया तो फिर क्या होगा, उसमें उसको सजा दी जाएगी, या उसके अलग कोई रूल्स बनाया हुआ होगा तो उसको दिया जाता है, सजा दी जाती है, कानूनी अपराध माना जाता है, जो भी है। और किसी देश के अंदर ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि जैसे कि उस देश की औरतें जो है गाड़ियां भी चला सकती है, वो स्वतंत्र रूप के हर कार्य भी कर सकती है, आगे भी बढ़ सकती है, तो फिर क्या है ना, तो वो क्या है, उस देश की औरतों को स्वतंत्र है जैसे कि, तो वो उस हिसाब से काम करेंगे जैसा कि उनके संविधान में लिखा हुआ है ऐसे करें। और बहुत से देशों के संविधान में से लिखा हुआ है जैसे कि कुछ समय के पश्चात में चुनाव करवा करके फिर से अपना जो सही व्यक्ति है उसको चुन करके गद्दी पर बिठाया जाए, तो ये भी क्या है, ये भी चुनाव प्रक्रिया है। तो ये क्या संविधान के अंदर लिखा हुआ है। और हमारा भारतीय संविधान जो है वो इसी प्रकार का है कि उसमें यही है, यानी कि हर समय के पश्चात यानी कि 5 वर्ष के पश्चात इसमें क्या किया जाता है, चुनाव प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि अलग अलग लेवल पर होते हैं, जैसे गाँव के हिसाब से होते हैं तो ग्राम पंचायत होती है, उसमें कस्बे के हिसाब से होते हैं तो उसके अंदर नगर पालिकाएं होती है, बड़े शहरों के हिसाब से नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है। इन सबके क्या होते हैं, अलग अलग चुनाव होते हैं। चुनाव चुनने के पश्चात व्यक्ति को चुना जाता है और फिर उसको अध्यक्ष या राजगद्दी पर उसको बिठाया जाता है। उसी प्रकार से देश के अंदर भी
यही है, हमारे संविधान में यही लिखा हुआ है कि निश्चित समय के पश्चात क्या होगा, चुनाव किए जाएंगे, चुनाव करने के बाद जो योग्य व्यक्ति होगा उसको गद्दी पर बिठाया जाता है। वैसा अपने संविधान यही है। अब देखिए कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों के बारे में हम संविधान के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत बताया भी था कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, कितने समय में तैयार हुआ था, ये सारी चीजें। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट में मैंने बताया था कि भाई जैसे कि अपने को घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना शांति चाहिए, अपने को भी आराम से समय निकले, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए भी क्या शांति चाहिए। देश में किसी भी प्रकार का धार्मिक विवाद न हो, किसी भी प्रकार के लोगों में असमानताएं नहीं आए, ना अराजकता नहीं फैले, अशांति नहीं फैले, उसके लिए संविधान को हमें आवश्यकता पड़ती है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की संविधान कैसे लिखा गया था? ये चीज मैंने आपको बताई थी भाई संविधान कैसे लिखा गया था। लगभग 114 बैठकों के बाद में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन पूरे होने के बाद में हमारे देश का संविधान पूर्ण हुआ था। अब मैं आपको थोड़े बहुत जैसे कि क्वेश्चन भी दिए थे मैंने, आपने किए भी होंगे उसके हिसाब से, या उसे किसने लिखा था ये चीज भी बताई थी मैंने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने इस संविधान को लिखा था। इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा, यानी कि संविधान की प्रक्रिया जो है उसके बारे में संपूर्ण रूप से इसमें समझाया जाएगा। देखो आज दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश है उसे सभी के पास एक संविधान है एवं मूल स्वरूप प्रदान करता है। संविधान क्या करता है? दुनिया के अंदर जितने भी देश है, अधिकांश देशों के अंदर अपना स्वयं का संविधान लिखा हुआ है, यानी कि उनके देश को किस प्रकार से चलाना, कौन से नियम लगाना, कौन से कानून बनाना ना, किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाए रखनी है, ये अधिकतर देशों के अंदर ये संविधान की बनी हुई है। ये क्या करता है? व्यक्ति को अपना मूल रूप स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, तो अब अपना अगला टॉपिक आते हैं, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अपन संविधान के बारे में देख लिया है। अब अपना अगला टॉपिक होगा हमारा, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये अभी अपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो जितना अपन पढ़ते हैं उतने को आपको कम से कम एक बार वापस रिपीट करना है, स्वयं को पढ़ना है। ठीक है, और जो आगे अपन पढ़ेंगे उसको भी आप एक बार कम से कम रीडिंग मार लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन कल पढ़ेंगे।